Hello students, in this video we'll revise coordination compounds. अब coordination compounds क्या होते हैं ये आपको पता ही है. Let me write down one example over here. So say for example this is CO NH36 Cl3. Now यहाँ पे ये जो CO है ये हमारा मेटल है. ये मेटल पे अगर जो आप चार्जेस कैलकुलेट करोगे तो मेटल पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी +3. ना ये जो मेटल है ये दो टाइप के बॉन्ड्स बनाता है. NH3 के साथ NH3 में नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, तो नाइट्रोजन ये लोन पेयर कोबाल्ट के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को डोनेट करता है. तो ये बॉक्स ब्रैकेट के अंदर जो भी ग्रुप्स होते हैं इनको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं. एंड ये लिगेंड्स क्या करते हैं, दे डोनेट लोन पेयर और दे शेयर लोन पेयर विथ मेटल आयन. So ये NH3 they form coordinate bonds and ये जो Cl होता है because इस पे +3 चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयन हुआ. तो Cl will form ionic bonds. Cl minus forms ionic bonds. Okay. सो मेटल आयन नाउ यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ लिगेंड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स विथ दिस ग्रुप Cl माइनस. ओके, नाउ जो भी ग्रुप्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इनको लिगेंड्स कहा जाता है. एंड लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो लिगेंड्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन. दो टाइप के स्फीयर्स होते हैं वर्नर थियोरी में. सो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड Cl जो प्रेजेंट होता है Cl इज प्रेजेंट आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो बाहर वाला स्फीयर होता है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर. सो अगर जो मुझे ये यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कोबाल्ट +3 ये सेंटर में होगा. फिर ये आएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में NH3 प्रेजेंट है. सो 1 2 3 4 5 6. You have 6 NH3 in this. 3 NH3 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 and NH3. and इसके बाहर जो आता है that is your ionization sphere. and इस ionization sphere में you have 3 Cl minus 2 and 3. ये 3 Cl माइनस प्रेजेंट है. सो दिस इज योर आयोनाइजेशन स्पीड. नाउ जब आप इस कंपाउंड को पानी में डालते हो तो क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इट रिमेन्स इंटैक्ट. इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हेन यू पुट दिस इन H2O ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर्स के अंदर जो भी सारे ग्रुप्स होते हैं ये सेपरेट हो जाता है. सो व्हेन यू पुट दिस कंपाउंड इन वाटर व्हाट यू विल गेट अ CO H2O नहीं सॉरी CO NH36. इस पे ओवरऑल चार्ज +3 एंड ये 3 Cl माइनस सेपरेट हो जाएंगे. सो यू विल गेट 3 Cl माइनस. सो इन दिस केस टोटल यू आर गेटिंग 4 आयंस. 1 इज दिस बिग कॉम्प्लेक्स आयन, ये पूरा का पूरा एक आयन होता है. एंड नेक्स्ट यू हैव 3 Cl माइनस आयंस. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन आर डिफरेंट फ्रॉम CO+3. इवन तो इसके अंदर चार्ज CO+3 है बट इसकी प्रॉपर्टी CO+3 के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी. ठीक है. So you have a complex positive ion and you have 3 anions, 3 Cl minus. So this is what happens when you put this compound in water. Okay. अब हम लोग एक एक कंसेप्ट रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे. So सबसे पहले लेट्स लुक एट कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर्स a metal ion gets from ligands. So जैसे फॉर एग्जाम्पल
कुछ लिगेंड्स होते हैं जो मोनोडेंटेट होते हैं. मोनोडेंटेट मतलब दे विल ओनली गिव वन लोन पेयर. डेंटेट, दे डोनेट ओनली वन लोन पेयर. फिर कुछ होता है बायडेंटेट, दे डोनेट टू लोन पेयर्स. एग्जाम्पल इथाइलिन डायमाइन EN. ओके. अच्छा, फिर देर आर मोर एग्जाम्पल्स. One more example is oxalato. Oxalato is C2O4 2 minus. अच्छा, कुछ ट्राइडेंटेट होता है, कुछ हेक्साडेंटेट होता है, कुछ टेट्राडेंटेट होता है. सो हेक्साडेंटेट का एक एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है, हेक्साडेंटेट इज बेसिकली यू कैन कंसिडर दिस एग्जाम्पल EDTA. So it gives 6 lone pairs. Bidentate would give 2 lone pairs. Tridentate would give 3 lone pairs. Okay, fine. So I'll do one thing. I'll give you the list of few tridentate ligands, few hexadentate ligands. So bidentate का और एक example है GLY. Tridentate का जो example है that is diene. Okay. Tetradentate का जो एक example है that is triene. So you can see that ene is bidentate, diene is tridentate, triene is tetradentate, and hexadentate का best example is basically EDTA. So coordination number is defined as number of lone pairs a metal ion gets from the ligands. Okay, so say अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. सो से फॉर एग्जाम्पल यू हैव FeCN6 3 माइनस. अगर जो ये आपका कंपाउंड है, व्हाट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस? यू हैव 6 लिगेंड्स एंड CN इज अ मोनोडेंटेट. तो हर एक CN एक लोन पेयर देगा. तो 6 लिगेंड्स है तो 6 लोन पेयर्स आएंगी. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. जितने भी लोन पेयर्स हमें मिल रहा है वो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. अब जैसे फॉर एग्जांपल CuNH3 4 2+. यहाँ पे क्या हो रहा है? देर आर 4 NH3 मॉलिक्यूल्स. हर एक NH3 एक लोन पेयर देता है. तो 4 NH3 4 लोन पेयर्स देंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बिकम इक्वल टू 4. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से यू हैव NiEN twice +2. Okay, now En if you see over here is bidentate. It means हर एक En 2 लोन पेयर्स देगा. तो 2 En है तो you will get 4 लोन पेयर्स. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी इक्वल टू 4. ओके, सो इवन दो लिगेंड्स 2 ही है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 4. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज CO. लेट्स से En twice Cl2 +1. मान लो अगर जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 En है, हर एक En 2 लोन पेयर देगा. सो यहाँ से आपको 4 लोन पेयर्स मिलेंगी और 2 और लोन पेयर्स यहाँ से मिलेंगे. सो योर आंसर वुड बी 6. ओके, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ अ कंपाउंड, लेट्स से AgNH3 twice Cl. ओके, तो आपको इसको इग्नोर करना है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली जो कितने लोन पेयर्स मिल रहा है. एंड लोन पेयर तो बस यही डोनेट करता है ना, लिगेंड ही तो लोन पेयर डोनेट करता है. सो यू हैव 2 NH3 मॉलिक्यूल्स. सो योर कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज 2. सिंस यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर, अब हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है. EAN, दैट इज योर इफेक्टिव atomic number. Now effective atomic number is very simple. Effective atomic number is calculated as atomic number of metal ion minus the charge on it plus 2 times coordination number. Okay, now let's start off with an example. ये आपको याद रखना है. Effective atomic number is equal to atomic number minus the charge on it
plus 2 times the coordination number. Okay, so the first example that we'll now look at is let's say you have K4FeCN6, ये आपका कंपाउंड है. नाउ Fe आपका मेटल एटम है, आपको Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है. सो Z फॉर Fe इज 26, ये आपको याद रखना है. अब चार्ज फाइंड आउट करने के लिए चार्ज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो 4 पोटेशियम प्लस 1 Fe प्लस 6 इंटू Cn. ओवरऑल इस पे चार्ज 0 है, सो दिस वुड बी 0. पोटेशियम पे चार्ज हमें पता है +1 होता है. Fe पे चार्ज आपको फाइंड आउट करना है. Cn पे चार्ज हमेशा -1 होता है, दिस इज 0. तो आपको Fe पे जो चार्ज मिलेगा दैट इज +2. ओके, एंड यहाँ पे इफ यू लुक एट द कोऑर्डिनेशन नंबर, योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑब्टेन्ड. हर एक Cn एक लोन पेयर देता है. 6 Cn है तो यू विल गेट 6 लोन पेयर्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. अब हम लोग हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर. सो वैल्यू ऑफ Z is 26 minus charge is 2 plus 2 into 6, so 24 plus 12, this would become equal to 36. So this is your effective atomic number. Okay, so I hope you know how to find out effective atomic number. अब उसके बाद हम लोग एक थियोरी देखते हैं, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियोरी. एंड उसके बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियोरी विच डील्स विथ हाइब्रिडाइजेशन. ये 2 थियोरीज हम लोग देखेंगे. सो क्रिस्टल फील्ड थियोरी, सो क्रिस्टल फील्ड थियोरी क्या होती है? हम लोग क्रिस्टल फील्ड थियोरी से स्टार्ट करता है. सो क्रिस्टल फील्ड थियोरी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. फर्स्ट वन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. ओके, सो बेसिकली 6 लोन पेयर्स मेटल आयंस की तरफ आता है. मेटल आयंस को 6 लोन पेयर्स आर बीइंग डोनेटेड टू मेटल आयन. ओके, नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का शेप ऐसा होता है. 1 2 3 4. Okay, so you have ligand 1 2 3 4 5 6. Now ये सारे जो लिगेंड्स है, ये सारी जो लाइन्स है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. दीज आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So what we say is if you have a metal ion, तो जो ligands है metal ion को perpendicular direction से approach करता है. So if this is my x axis, this is my y axis, this is my z axis. Okay, so ligands will approach along x axis, along y axis and along z axis. This is how ligands will approach. Okay. Now when they approach metal ion, क्या होता है कि metal ion के अंदर ligands के पास क्योंकि electrons होता है, metal ions के अंदर भी electrons होता है. Now वो जो electrons है वो इन ligands को repel करता है. Now metal ion में के जो d orbitals होते हैं, ये d orbitals ऐसे होते हैं: dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. Now dx square y square
एंड डी जेड स्क्वायर जो होता है दे आर अलोंग दिस. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ इट, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ऐसा होता है एंड डी जेड स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस होता है. तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे क्योंकि लिगेंड्स यही डायरेक्शन से आ रहा है ना. समझ में आ रहा है आपको? तो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दीज टू ऑर्बिटल्स दे विल फेस मैक्सिमम रिपल्शन. एंड बिकॉज मैक्सिमम रिपल्शन होता है यहां पे एनर्जी इज हाइएस्ट. सो अच्छा, सो व्हाट हैपेंस इज कि लिगेंड्स के अप्रोच होने से पहले ये जो पांचों ऑर्बिटल्स थे इनकी एनर्जी सेम थी. बट बिकॉज अब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं एंड ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके वजह से क्या हो रहा है, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. So they are approaching along x direction, y direction and z direction. Now इसके वजह से ये जो डी एक्स वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये जो दो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम रिपल्शन फेस करता है. सो नाउ पहले जो ये पांच ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी जो सेम थी 1 2, नाउ दे विल, जब एनर्जी सेम होती है तो इनको डी जनरेट कहा जाता है. अब इनकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी. ये जो दो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी एंड ये जो तीन ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी रिलेटिवली कम हो जाएगी. ओके, नाउ ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड इस ग्रुप को कहा जाता है T2G एंड ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इस ग्रुप को कहा जाता है EG. ओके, इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है दैट इज डेल्टा नॉट. इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC, डेल्टा नॉट. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दैट इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस अमाउंट से डिक्रीज होगी एंड इन दोनों की किस अमाउंट से इंक्रीज होगी. सो इफ द नेट एनर्जी शुड बी जीरो, ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो एनर्जी है इट डिक्रीजेस बाय -0.4 डेल्टा नॉट एंड ये जो दो ऑर्बिटल्स है इनकी जो एनर्जी है इट इंक्रीजेस बाय +0.6 डेल्टा नॉट. सो अगर जो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हेन यू हैव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. इस तरह से ये स्प्लिटिंग होती है. ओके, नाउ लेट्स सी टू केसेस. ओके, वन इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. जैसे ये Cn माइनस CO En NH3, these are considered as strong field ligands and second one are your weak field ligands. Now strong field ligands में क्या होता है, strong field ligands में ये CFSC की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. CFSC is very high. सो ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होता है एंड यहाँ पे CFSC वीक फील्ड लिगेंड्स जो बाकी सारे हैं, हैलोजेंस हो गए, H2O हो गया, बाकी सारे जो है ये सारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं. CFSC इज लो. ओके, नाउ व्हेन CFSC इज लो ये स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा नहीं होती, स्प्लिटिंग कम होती है. सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपके दो ग्रुप्स ऐसे होंगे. ये जो इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट दैट इज वेरी हाई. एंड जब वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं तो वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में क्या होता है कि ये जो आपका डेल्टा नॉट है इट इज वेरी लो. दिस इज लो. ओके, नाउ ये हेल्प कहां पे करता है. नाउ व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, लेट्स से ये जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स देखा था
K4FeCN6। नाउ K4FeCN6 में आप Fe पे चार्ज +2 देखोगे तो Fe+2 का जो कन्फिग्रेशन होता है वो ये होता है आर्गन 3d6 4s0 +2 की मैं बात कर रहा हूं। S के 2 इलेक्ट्रॉन्स हट गए, सो इट विल हैव अ कन्फिग्रेशन ऑफ 3d6। सो अब 3d6 तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। आप इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे प्लेस करोगे, पहले इस केस में देखते हैं d6 कैसे वर्क करता है। 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जहां पे एनर्जी लो होती है, तो पहला यहां पे जाएगा, सेकेंड विल गो ओवर हियर, थर्ड विल गो ओवर हियर। अब फोर्थ यहां पे भी जा सकता है एंड फोर्थ यहां पे भी आ सकता है। यहां पे जाएगा तो इट विल गेट हायर एनर्जी, बट यहां पे आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग के वजह से भी एनर्जी इंक्रीज होती है। सो व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स यू हैव टू रिमेंबर दिस, because this is very high, CFSC is very high, I can write delta naught is greater than pairing. So pairing में कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसलिए पेयरिंग जहां पे भी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा। पेयरिंग में एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। सो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, so you will have all 6 electrons which will be placed over here. So in this case all electrons are paired, so I'll say pairing takes place. Okay. अब वही चीज अगर जो आप, अच्छा यहां पे आप देखोगे पेयरिंग हो रही है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो whenever you have strong filled ligands क्या हो जाता है, टोटल स्पिन रेड्यूसेस। इस केस में टोटल स्पिन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, टोटल स्पिन 0 है। सो पेयरिंग के वजह से हमेशा टोटल स्पिन रेड्यूसेस, एंड इसलिए इन लिगेंड्स को या इन कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पेयर हो रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूसेस। नाउ इन दिस केस तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, ये डायामैग्नेटिक है। बट मान लो D7 होता तो 7th इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वैसे ही बहुत कम होता। ओके, नाउ लेट्स गो ओवर हियर व्हेन यू हैव वीक फील्ड लिगेंड्स। देखते हैं कि D6 के केस में क्या होगा। सो 1 2 3, अब यहां पे CFSC बहुत कम है ना, तो आई विल से डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग। पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां पे जाता है जहां पे कम एनर्जी होती है, तो डेल्टा नॉट इज लेस, तो 4th इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर, 5th will go over here and then 6th will come over here. आप यहां पे देखो, यहां पे आपका टोटल स्पिन कितना होगा, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, बट प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, टोटल स्पिन विल बिकम 2, राइट। आपका स्पिन ज्यादा होता है। सो यहां पे व्हेन यू हैव वीक फील्ड लिगेंड्स आई विल राइट टोटल स्पिन इंक्रीजेस। इनको मैं कहूंगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, मोरेवर मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इवन मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस। आप ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n into n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, where n is number of unpaired electrons. Please remember this. ठीक है, यहां पे you have more unpaired electrons, तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट would be more. Fine. सो आई होप आपको ये समझ में आ गई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और कैसे अप्लाई करनी है। अच्छा, ये हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए किया था जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। व्हेन यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सारी चीजें सेम रहेंगी, बस फर्क ये होगा
ये तीन का ग्रुप ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल हैव मोर एनर्जी एंड दिस विल हैव लेस एनर्जी। ओके, नाउ मान लो कि कई बार आपको पूछा जाए कि बेसिकली व्हाट इज द एनर्जी ओवर हियर, यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी कितनी है ये कैसे निकालोगे। नाउ इस पर्टिकुलर केस में आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे जाता है उसकी एनर्जी -0.4 डेल्टा नॉट होती है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे योर टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 6 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट। अच्छा, प्लस यहाँ पे 3 पेयर्स बन रहा है ना, तो पेयरिंग के वजह से आपकी एनर्जी, सो हर पेयर के लिए एक एनर्जी, एक पी एनर्जी होगी, सो यू विल हैव 3p एनर्जी। इज दिस फाइन? सो दिस इज द टोटल एनर्जी ओवर हियर। यहां पे अगर जो आपको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, यू विल हैव 1 2 3 4, 4 नीचे वाले ऑर्बिटल्स में, तो 4 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है तो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा नॉट होती है, सो 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट। You have to remember this is minus, this is plus, and plus यहाँ पे एक पेयर फॉर्म हो रही है तो 1p. This is how you will find out the total energy. Is this fine? Okay. Next we'll look at valence bond theory. Basically hybridization. ये hybridization हम लोग कैसे निकालते हैं, एक मिनट। सो 2 एग्जाम्पल्स करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। पहला है K3FeCN6, FeCN6। सो व्हेन वी टॉक ऑफ K3FeCN6, आपको पहले तो Fe पे चार्ज निकालना है, आप निकालोगे, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Fe पे चार्ज +3 होगा, तो इसका कन्फिग्रेशन होगा Fe का आर्गन 3d5 4s0। आपको पहले तो Fe का कन्फिग्रेशन लिखना है एंड फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाना है, तो दिस इज व्हाट यू वुड गेट। ओके, नाउ इन दिस केस इफ आई ड्रॉ दिस ऑर्बिटल डायग्राम, ये ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा होगा 1 2 3 4, ये Fe +3 है, ओके। सो इन दिस केस d5 1 2 3 4 5, so this is 3d, this is 4s, this is 4p and this is 4d. okay, now पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेड लिगेंड। हम लोगों ने अभी देखा है स्ट्रॉन्ग फ्रेड लिगेंड्स होते जहां पे होते हैं वहां पे पेयरिंग होती है, तो Fe+3 के केस में इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। सो ये दो मिला के एक पेयर, इन दोनों की एक पेयर, एंड यू विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, दिस विल रिमेन एज इट इज। ओके, नाउ यू हैव 6 Cn-, हर एक Cn- एक लोन पेयर देगा, तो ऐसे 6 लोन पेयर्स आएंगे। 6 लोन पेयर्स के लिए आपको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, सो 1 2 3 4 5 6। सो हम लोगों ने ये अंदर वाला जो d ऑर्बिटल है, इसके हम लोगों ने अंदर वाला जो d सबशेल है, इसके 2 ऑर्बिटल्स यूज किए, फिर s एंड फिर p के 3 ऑर्बिटल्स यूज किए। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी कॉल्ड एज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2, एंड आप d पहले लिखते हो क्योंकि यू आर यूजिंग इनर d ऑर्बिटल्स, ये 3d ऑर्बिटल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। D2sp3 इसको कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड मैंने आपको कहा था कि पेयरिंग में स्पिन कम हो जाता है, सो दिस बिकम्स अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो D2sp3 का शेप ऑक्टाहेड्रल ही होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिड भी कहते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिड। ठीक है, नाउ विल लुक एट
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है. अब और एक एग्जाम्पल करते हैं. So if you now look at this example, K3COF6 कोबाल्ट पे चार्ज +3 होता है, तो आप कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6 4s0. ये जो F होता है हैलोजेंस, मैंने आपको कहा था दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड. वीक फील्ड लिगेंड में कोई पेयरिंग नहीं होती. सो D6 कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वो वैसा ही. सो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा. अब पेयरिंग होगी नहीं यहाँ पे, तो ये यू हैव 6 F माइनस, हर एक F माइनस एक लोन पेयर देता है, तो हमारे पास 6 लोन पेयर्स है. तो 6 लोन पेयर्स के लिए 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे जो आपका ये हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी sp3d2. यू कैन सी दैट d इज रिटन आउटसाइड. यहाँ पे इनसाइड लिखा जाता था, यहाँ पे आउटसाइड लिखा जाता है क्योंकि हम लोग आउटर d ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं. सो दिस अगेन बिकम्स योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पे बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस बिकम्स योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा. sp3d2 है तो शेप अगेन वुड बी ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, ये आपको याद रखना है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप होता है. एंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप इज स्क्वायर प्लेनर. आपको ये dsp2 तभी मिलेगा व्हेन यू हैव पेयरिंग. सो dsp2 इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स. ठीक है. So this is basically the hybridization theory. Thank you.